हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है। अगर आप आरआरबी की तैयारी करना चाहते हो और आपको पोस्ट रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है कोई या फिर ट्रांसफ़र रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आज के इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है अजीत कुमार और वो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप उनको रिलेट कर पाओगे, अपने समस्या और उनके प्रॉब्लम से रिलेट कर पाओगे और आप भी जो है रेलवे में जेई बन सकते हो। बस इतना ही नहीं, भाई ने इस बार आरआरबी में जॉब करते करते यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी अचीव किया है और ये भाई इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं। क्योंकि आपसे कमेंट आ रहा था कि इलेक्ट्रिकल के कोई कैंडिडेट को लाओ, इलेक्ट्रिकल के कोई जेई को बुलाओ, तो आप लोग के कमेंट पर हाजिर है। अब आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल का बात नहीं करूंगा, आरआरबी रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बात होने वाली है। तो जो स्पेसिफिक बात इलेक्ट्रिकल का होगा, तो अगर आप सिविल या मैकेनिकल के हैं तो वो पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको आरआरबी से रिलेटेड जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, जो भी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बातें होंगी वो आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम भाई, और आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप डीएमएस में जॉब करते करते जो है यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी भी अचीव कर लिए। थैंक यू भाई, आपको भी कंग्रेचुलेसन। आपका भी इस बार एसएससी में सीपीडब्ल्यूडी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ और आपका अच्छा रैंक है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई आज का यह वीडियो कुछ क्वेश्चंस है जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मेरे टेलीग्राम पर पूछा था। जो भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो हम टेलीग्राम पर बोल देते हैं कि आज के स्पेशल गेस्ट ये होने वाले हैं, तो आप डाउट्स पूछो। तो वहाँ पे हमारे जो भी व्यूअर्स हो गए या फिर भाई लोग हो गए वो डाउट पूछते हैं और हम अपना जो भी गेस्ट होते हैं उनसे सामने क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले भाई से जानते हैं, भाई अपना इंट्रोडक्शन दें कि भाई कहाँ से हैं, भाई किस पोस्ट पर अभी पोस्टेड हैं और साथ ही साथ इनका जोन कौन सा है और अभी ये कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, और अपने बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इन्होंने कौन सा डिग्री किया है। थैंक यू भाई फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वाइटिंग मी। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं लखीसराय बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरा बीटेक 2018 से 22 एमआईटी मुजफ्फरपुर से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है। और उसके बाद मैंने एमटेक किया 2023 से 25 मेरा एमटेक है डीसी दरभंगा से गवर्नमेंट कॉलेज से। तो उसके बाद दोस्तों मैंने फिर ड्यूरिंग एमटेक के साथ मैंने तैयारी किया और अभी मैं रेलवे जेई में डीएमएस पोस्ट पर हूँ और अभी हाल ही में मेरा सिलेक्शन एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी पोस्ट पर हुआ है। ओके ओके। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट है रेलवे रिलेटेड या फिर आप इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड कि इलेक्ट्रिकल कहाँ से पढ़ें, वो सारे चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि भाई को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने आरआरबी डीएमएस जो कि सबसे टॉप पोस्ट होता है और उसका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है। बिल्कुल। जिन लोगों को डीएमएस के बारे में पता नहीं है, मैं बता दूं कि डीएमएस पोस्ट एक ऐसा है जहां पर सारे ब्रांचेस के कैंडिडेट एलिजिबल है और उसका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है। तो भाई ने डीएमएस भी अचीव किया, साथ ही साथ एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी भी अचीव किया। तो भाई आपका क्या रूटीन रहता था और आपने एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई को कैसे मैनेज किया कि दोनों में आपने टॉप डिपार्टमेंट को क्रैक किया? बिल्कुल भाई, आपका अच्छा सवाल है। देखिए, आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का कम्बिनेशन है। तो आरआरबी जेई बेसिकली जो है इसमें आपका सीबीटी 1 नॉन टेक्निकल है और आपका जो सीबीटी 2 है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों है। तो आपको अगर अच्छा से मार्क लाना है तो आपको सीबीटी 1 में पहले आपको अच्छे मार्क्स से क्लियर करना होगा। बहुत के अंदर देखिए लोगों का मिथ है कि सीबीटी 1 से क्वालिफाइंग है, तो ऐसा नहीं है। आपको जब तक आप अच्छा मार्क्स नहीं लाएंगे सीबीटी 1 में, आपका पोस्ट इसी से डिसाइड होता है। अगर आप जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे तो आपके लिए उतना कंपटीशन जो है आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बिकॉज जो है आपका जितना मैक्सिमम पोस्ट पर आप क्वालिफाई करेंगे उसके लिए आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा। और देखिए एक चीज़ है कि जो भी इंजीनियर्स या डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं वो सब इस फॉर्म को भरते हैं, चाहे आपका मतलब उसका टेक्निकल अच्छा हो या ना हो। तो वो उनका जो है नॉन टेक अच्छा रहता है बट लेकिन टेक्निकल अच्छा नहीं रहता है, तो वो अच्छा मार्क्स ले आते हैं सीबीटी 1 में और फिर वो जो सीबीटी 2 में उनका अच्छा मार्क्स नहीं आता है, जिसके कारण जिसका टेक्निकल अच्छा रहता है वो पहले ही छट जाता है। तो देखिए आपको दोनों चीज़ को मतलब अच्छे से मतलब करना होगा। और जैसे जहाँ तक रहा बात मेरा, तो दोस्तों देखिए मैं अपना एमटेक के साथ एमटेक भी कर रहा था साथ में, और साथ में जो है अपना टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों साथ में मतलब तैयारी भी कर रहा था। मैंने प्रिपरेशन जो दोस्तों पहले स्टार्ट किए थे एसएससी जेई से, तो एसएससी जेई को मैंने पूरा अच्छे से दोस्तों पहले उसका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अच्छे से पढ़ा हूँ। उसका जैसे टेक्निकल के लिए दोस्तों मैंने गेट का भी तैयारी किया था, तो उससे मेरा टेक्निकल अच्छा हो गया था। और फिर धीरे धीरे फिर दोस्तों इसी तरह से मतलब तैयारी करते रहे, फिर लगा कि अब जेई को थोड़ा तैयारी करना चाहिए, क्योंकि गेट में उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा था, तो फिर हम इधर स्विच कर गए। तो फिर नॉन टेक्निकल का दोस्तों नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा इंजीनियर्स का वीक होता है, तो मेरा भी वैसा ही था। तो उसके लिए दोस्तों मैंने जो है एक कोर्स लिया था सौरभ पांडे सर का, तो उनसे मैंने जो अच्छे से नॉन टेक्निकल तैयारी किया और अच्छे से दोस्तों पर्टिकुलर जो हर सब्जेक्ट का मैंने अच्छे से नोट्स बनाया।
तो इस तरह से हुआ कि मेरा टेक्निकल का जो है तैयारी और नॉन टेक्निकल का दोनों का तैयारी अच्छा हो गया। तो फिर उसी टाइम हमको जो है सामने दिखा आरआरबी जेईई। आरआरबी जेईई उसी टाइम वैकेंसी उसका आने वाला था, 1 मंथ के बाद उसका एग्जाम था आरआरबी जेईई का। तो फिर हम आरआरबी जेईई की तैयारी करने लगे, क्योंकि उसी टाइम हम पूरा मेरा टेक्निकल पढ़ाई हो रहा था, नॉन टेक्निकल मेरा पूरा छूट गया था। तो हम 1 मंथ में बस तैयारी किए नॉन टेक का, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको अच्छे से सोल्व किए, और साथ में जो साइंस था, साइंस जीके जीएस उसको रिवीजन मतलब करते थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ चुका था सौरभ पांडे सर के लेक्चर से अच्छे से देख लिया था, उनका नोट्स भी बना लिया था, तो उससे मेरा ठीक हो गया था। तो उसी तरह से मैंने जो धीरे धीरे सब सब्जेक्ट को मतलब कंप्लीट किए हैं, और टेस्ट लगाते थे, टेस्ट के थ्रू मतलब जो है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ। स्टार्टिंग में टेस्ट भी देते थे तो उतना मार्क्स नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब तैयारी अच्छा होता गया तो फिर टेस्ट में भी मार्क्स आने लगा, और CBT1 दिए तो फिर मेरा CBT1 में ठीक ठाक मतलब नंबर आ गया, 70 के अप्रोक्स मेरा मार्क्स आ रहा था, और नॉर्मलाइज करके मेरा 77 मार्क्स आया, और पॉइंट से मेरा जो है DMS क्वालिफाई कर गया। तो उसमें भी हुआ कि मेरा 1-2 मार्क्स से जो है मतलब 1-2 पोस्ट में सॉरी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर लगा कि 2-3 पोस्ट में क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो फिर से मतलब अच्छे से मतलब तैयारी की मेंस का। मेंस तो टेक्निकल था, टेक्निकल मेरा थोड़ा ठीक था, तो अच्छे से तैयारी किए, और टेक्निकल का टेस्ट लगाते थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, और जो गलती होता था उसको नोट करते गए। तो उससे हुआ कि मेरा धीरे धीरे टेक्निकल अच्छा हो गया, और नॉन टेक में जैसे उसमें इन्वायरमेंट होता है, कंप्यूटर होता है, ये सब, और बाकी सब्जेक्ट तो कॉमन ही रहता है जो CBT1 में रहता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लिए। तो उससे हुआ कि फिर एग्जाम दिए तो मेरा मार्क्स 108 नंबर मेरा आया था, और मेरा नॉर्मलाइज करके मेरा मार्क्स जो है प्रोरेटेड स्कोर मेरा 113 हो गया। तो फाइनली मेरा फिर DMS पोस्ट मतलब क्वालिफाई कर गया। ओके। तो यहाँ पर आपने टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल कैसे कवर किया, यहाँ पर आपने बता दिया। हाँ। तो अब जो दूसरा पॉइंट है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। अगर आप सिविल या फिर मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आप इस पोर्शन को स्किप करके इतना सेकंड तक आ सकते हो, ये टाइम स्टैम्प तक आप स्किप कर लेना। तो मेरे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है सिविल से हैं, लेकिन कमेंट आता है कि इलेक्ट्रिकल के जेई जो है उनको लाओ, तो आप आए इसके लिए तो आपको थैंक यू। और उसके बाद भाई एक चीज सबका डाउट रहता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़ें और रिवाइज कैसे करें, और इसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप एक और शॉर्ट में ऑडियंस को बता दें। बिल्कुल, देखिए अगर आपका टेक्निकल आपका उतना अच्छा नहीं है, तो आपका बहुत सारा आजकल मतलब कंटेंट यूट्यूब पर फ्री कंटेंट है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ भी मिल जाएगा आपको सफिशिएंट कंटेंट, लेकिन आपको पार्टिकुलर अगर आपका उतना बेसिक नहीं, आपको किसी का कोर्स चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए अंकित गोयल सर एग्जाम दोस्त उनका ऐप है, तो उनसे पढ़ सकते हैं, उनका अच्छा कंटेंट। एग्जाम दोस्त। हाँ, एग्जाम दोस्त अंकित गोयल सर, उनका 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, तो उनसे उनका कंटेंट यूज कर सकते हैं। और भी सारा टीचर है, मोहित सर है, ऋषभ सर है, सूरज सर है, इस सब का कंटेंट भी आप देख सकते हैं। इससे टेक्निकल आप मतलब एक बार किसी का टेक्निकल अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे आपका जो है टेक्निकल अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब टेक्निकल पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बात रहा है कि इलेक्ट्रिकल में कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इलेक्ट्रिकल में उतना तो सिलेबस ज़्यादा नहीं है, लॉन्ग नहीं है, खासकर जेई के लिए। ऐसे गेट के लिए तो सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन जेई के लिए उतना नहीं है, 5-6 सब्जेक्ट है। उसमें अगर आप 3 सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, नेटवर्क, मशीन और पावर सिस्टम, तो आपका 80% जो है टेक्निकल कवर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यही तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसका कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कीजिए, और उसका जो PY को सोल्व करिए, प्रीवियस से जितना भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करिए, और आपको टॉपिक वाइज पहले टेस्ट देना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज दीजिए, फिर लास्ट में आपको जाना है फुल लेंथ टेस्ट पर। तो अगर इस तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है मतलब अच्छा मार्क्स आ जाएगा। और बात रहा 2-3 सब्जेक्ट और इसमें है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है, क्योंकि सिलेक्शन के लेकर मार्क्स मायने रखता है। तो आप जैसे मेजरमेंट हो गया, और फिर आपका जो है यूटिलाइजेशन है, और बेसिक लोटरिंग, इसको भी आपको अच्छे से करना है, ये आपका 20% आपको कवर करेगा। तो आपका जो पहले ज़्यादा वेटेज सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट जो मैंने बताया, और जो उस सब्जेक्ट को पहले आप अच्छे से क्लियर करिए, तो उसके बाद आपको बाकी सब्जेक्ट पर जाना है, तो आपका अच्छा मार्क्स टेक्निकल में आ सकता है। तो इस तरह से आपको करना है। ओके। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल से स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करते हैं, तो भाई ने जो जो सोर्स बताया आप वो फॉलो कर लेना। अदरवाइज आपको भाई से कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना हो तो भाई का मैं इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना, भाई आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बिल्कुल। और तो अब मेरे इंस्टा पर भी, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल है जर्नी विद अजीत करके, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ से भी आप मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मेरा खुद भी चैनल है, तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। ओके। अब जो कॉमन डाउट है वो रेलवे रिलेटेड होगा, क्योंकि आप एज ए रेलवे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो, तो ये डाउट सभी के मन में आता है, और ये कॉमन डाउट रहता है। एक कॉमन डाउट सबके मन में है, जो कि है कि अगर एक जोन से सिलेक्ट हो गए तो क्या इन फ्यूचर हम जोन ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज दैट कोई स्टूडेंट है, वो डरता है कि मेरे जोन में कम वैकेंसी है, हम चेन्नई डाल देते हैं, मुंबई डाल देते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद एक मन में आता है कि भाई हम इतना दूर नहीं रह सकते हैं, तो क्या जोन ट्रांसफर इन फ्यूचर हो सकता है। बिल्कुल, ये सवाल देखिए अक्सर
बहुत सारे मेरे मेरे साथ में कमेंट आता है, ये लोग पूछते हैं दोस्त लोग कि मतलब अगर ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हुआ 2024 की वैकेंसी के थ्रू, जिस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ और उनका जोन दूर है, सपोज दैट मुंबई में उनका सिलेक्शन है, वो बिहार यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगा। मान लीजिए आपका मुंबई जन्म है, किसी का इधर मतलब कोलकाता ईस्टर्न रेलवे में है, वो चाहते हैं तो आप पर उधर का इधर ट्रांसफ़र हो सकता है, तब म्यूचुअल में आपका 1 से 2 मंथ लगेगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहला तो ये कंडीशन है। दूसरा जैसे है कि अब चूँकि अभी रेगुलर वैकेंसी आ रहा है, रेगुलर आपका आ रहा है, तो आप चाहें तो नेक्स्ट मान लीजिए अभी आप 2024 के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर 2025 के थ्रू अगर होने वाला है आपका, और आप चाहते हैं नज़दीक आना, तो आप एग्ज़ाम दे के भी आ सकते हैं, आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए, उसमें भी आपका हो जाएगा। और जैसे बहुत का डाउट रहता है कि क्या जैसे आपको मतलब बॉन्ड भरना पड़ता है, 5 ईयर्स का बॉन्ड रहता है, तो अगर आप रियल टू रियल ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो आपको बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन आप रियल छोड़ के अगर दूसरा जगह जा रहे हैं तो आपको बॉन्ड ट्रांसफ़र मतलब नहीं होगा, आपको फिर वो भरना पड़ेगा, जितना उसका है आपको भरना पड़ेगा, स्टाइपेंड मतलब ट्रेनिंग का जितना उतना भरना पड़ेगा। जैसे मेरा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, अगर हम चाहते हैं अभी रेलवे छोड़कर एसएससी जाना, तो हमको जो है बॉन्ड भरना पड़ेगा, जितना ड्यूरिंग ट्रेनिंग जितना स्टाइपेंड मिला, और प्लस 12% जो इंटरेस्ट है वो भरना पड़ेगा। तो ये 2 प्रोसेस है आपका, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, एक आप एग्ज़ाम देके कर सकते हैं, ये दोनों प्रोसेस सबसे ईजी है। और इसके बाद पहले एक रूल था जो कि 5 साल ड्यूटी करने के बाद ऑन रिक्वेस्ट आता था, तो क्या ये मतलब अभी पॉसिबल नहीं है? देखिए ये पॉसिबल है, लेकिन आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप ऑन रिक्वेस्ट पर आइएगा तो आपको लग जाएगा 10 साल भी लग जाएगा, 15 साल भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि अच्छा, खाली अच्छा। रहने पर ही होगा आपका, तो उसमें थोड़ा-सा आपको ज़्यादा टाइम लग ओह! जाएगा। और यहाँ म्यूचुअल में एक दिक्कत आ सकता है, मैं ऐड ऑन कर देता हूँ कि म्यूचुअल में खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर आप म्यूचुअल करते हो, तो शायद यहाँ पे सीनियरिटी भी लॉस होता है ना? हाँ, अगर स्टार्टिंग में आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी मान लिया आप जॉइन किए और अभी आपका जो मतलब पोस्टिंग हुआ, आप तो चाहेंगे तब म्यूचुअल ट्रांसफर, दोनों चूँकि सेम लेवल पर जॉइन किए हैं, दोनों का सेम टाइम में जॉइन किए, तो आपका लॉस नहीं होगा उतना। लेकिन अगर आप ज़्यादा मतलब दिन ड्यूटी कर लिए, उसके बाद आप अगर करना चाह रहे हैं म्यूचुअल, तो फिर आपको लॉस होगा, सीनियरिटी लॉस होगा। तो आप अगर चाहते हैं करना हाँ, तो आप हाँ। स्टार्टिंग में ही कर लें। ओके, ओके। और ये चीज़ भी है कि म्यूचुअल मिलने में भी देर लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एम्प्लॉय होते हैं, जो साउथ में होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द इधर यूपी, झारखंड और बिहार के ही होते हैं। हाँ, हाँ। तो इसलिए अगर आप फॉर्म फिल अप कर रहे हो, तो आप 2-4 नंबर के लिए ज़ोन दूसरा मत भरो, क्योंकि कट ऑफ लगभग सेम जाता है। आप पुराना कट ऑफ उठा के देख लेना। बस बिल्कुल, 2-4 नंबर के लिए आप लाइफ टाइम जो है रिग्रेट करने वाले हो। सही बात है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो मेडिकल रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जैसे कि एक था कि -4 डायोप्टर है, तो वो किस पोस्ट पर एलिजिबल है? जैसे कि सिविल में पीवे में एलिजिबल नहीं है, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद आपका वर्क्स में एलिजिबल नहीं है। तो हुँ, आपका अपना अनुभव मतलब आपका एक्सपीरियंस हो चुका है रेलवे में, तो आप बता बिल्कुल। सकते हो किस-किस पोस्ट पर -4 डायोप्टर एलिजिबल है, और क्या डीएमएस में एलिजिबल हैं? बिल्कुल, देखिए डीएमएस हो गया, वर्कशॉप हो गया, आपको डिज़ाइन एंड ड्राइंग हो गया, ये सब जो पोस्ट है आपको इसके लिए चाहिए मेडिकल कैटेगरी C1। C1 में जो है आपका -4 डी भी डायरेक्टर भी रहेगा, तो आप एलिजिबल हैं। तो ये तीनों पोस्ट जो है आपको आप इसके लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। और कुछ कुछ जो पोस्ट है, जैसे टीआरडी हो गया, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है, जनरल सर्विस हो गया, ये सब ये जो इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है आपको, फिर और कुछ कुछ जो डिपार्टमेंट है आपका इलेक्ट्रिकल का है, तो उसमें जो आपको A3 चाहिए, और कुछ कुछ पोस्ट जो उसमें आपको B1 चाहिए मेडिकल, जैसे CHWS में B1 चाहिए। तो इस तरह से अगर आपका जो है आई विजन पावर उतना अच्छा नहीं है, तो आप जो C1 कैटेगरी जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये जो कुछ पोस्ट है उसके लिए आप मतलब एलिजिबल हैं। ओके, ओके। अगर ये सिविल में बात करें, तो आपका डिज़ाइन ड्राइंग, बिल्कुल। डीएमएस और वर्कशॉप में एलिजिबल है। हाँ, और भाई आप एक चीज़ यहाँ पर ये बता दो, थोड़ा शॉर्ट में ही बताना कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है आरआरबी, तो उसका पोस्ट प्रेफ़रेंस क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको फर्स्ट मतलब आपको देना है, जो आपको चॉइस डीएमएस या डिज़ाइन ड्राइंग दे सकते हैं, ये दोनों पोस्ट अच्छा है, तब स्टार्टिंग यही रखिए। ओके। ना उसके बाद आप जो है आप वर्कशॉप दे सकते हैं। वर्कशॉप दीजिए, ये वर्कशॉप का एक पार्ट है प्रोडक्शन यूनिट, आप प्रोडक्शन यूनिट ऊपर में दीजिए, क्योंकि उसमें इंसेंटिव बनता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो आप इंसेंटिव दीजिए थर्ड में, और फोर्थ में वर्कशॉप दे दीजिए। और उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट दे सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल का देना चाह रहे हैं तो आप जनरल सर्विस ऊपर में रखिए, उसके बाद टीआरएस रखिए, और उसके बाद जो है आपको टीआरडी रख सकते हैं, अभी और भी पोस्ट है कुछ कुछ, आप उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्डर में मतलब जो 4-5 पोस्ट है आपको इसको रखना है स्टार्टिंग में। ओके, ओके, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की है कि आरआरबी, जेईई, डीएमएस का जो पोस्ट है, उसमें आखिर काम क्या रहता है? आप ब्रीफ में थोड़ा बता दें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो ऑडियंस भी बोलती है कि थोड़ा वीडियो थोड़ा चाहिए। बिल्कुल, देखिए डीएमएस जो है इसका जो बेसिकली जो वर्क है, मटेरियल को मैनेजमेंट करना होता है। आप अगर डीएमएस पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं, इसका फुल फॉर्म ही हुआ डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजर। तो आपको मटेरियल को मतलब एक तरह से हैंडल करना है,
और प्रोक्योरमेंट करना है आपको, जहाँ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा, जैसे रेलवे का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे CNW है, वर्कशॉप है, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड है, तो ये सब में आपको जो है बेसिकली आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग और अब मेंटेनेंस रिलेटेड मटेरियल की रिक्वायरमेंट होता है। तो जब मटेरियल की रिक्वायरमेंट होता है तो ये लोग हम DMS से कॉन्टैक्ट करते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करते हैं। तो स्टोर डिपार्टमेंट का काम बेसिकली मटेरियल को मैनेजमेंट करना होगा, प्रोक्योरमेंट है, और ऑक्शन से रिलेटेड आपको जो मटेरियल जो इन सर्विसेबल है, जैसे स्क्रैप मटेरियल, उस सबको मतलब हम लोग ऑक्शन करते हैं, नीलामी करते हैं। तो ये बेसिकली जो है DMS का काम है। ओके ओके। तो इसमें क्या 9 to 5 जॉब है या फिर ये फ्लेक्सिबल है हाँ, या कभी भी बुलाया जा सकता नहीं है इमरजेंसी में? नहीं, ऐसा नहीं है। DMS का पोस्ट जो है ये ऑफिशियल वर्क है, और मोस्टली ऑफिशियल वर्क ही है, और इसका जो ड्यूटी है जो है फिक्स है आपका, मतलब 9 to 5 या फिर 10 to 4 का ड्यूटी रहेगा, ये ड्यूटी आपका फिक्स है। ओके ओके ओके। और इसमें जैसे होता है कि आपका वर्किंग डेज कितना होता है? डिपेंड करता है, देखिए कहाँ आपका लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपका हेडक्वार्टर या DRM ऑफिस में है, डिवीजन में है, तो आपका सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। अगर आपका जो है डिपो में है, वर्कशॉप में है, तो आपका सैटरडे हाफ रहेगा, संडे ऑफ रहेगा। ओके ओके। और इसमें से फेस्टिवल्स वगैरह में छुट्टी मिलने में कोई दिक्कत नहीं होता, जैसे कि ओपन लाइन वर्क हो गया, पीवे हो गया, हाँ तो उसमें क्या होता है कि आप फेस्टिवल में घर नहीं जा सकते क्योंकि उस टाइम और काम बढ़ जाता है। हाँ, तो अगर लोग DMS को ज्वाइन करते हैं तो क्या उन्हें फेस्टिवल्स में इजीली छुट्टी मिल जाती है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो है सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट नहीं है। जैसे ओपन लाइन का जो पोस्ट है, TRD हो गया या TRS हो गया, सब जो पोस्ट है ओपन लाइन का पोस्ट है, तो इसमें आपको जो है सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड है, तो इसमें आपको मतलब छुट्टी लेने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपका जो है स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, ये सब आपका जो पोस्ट है, डिजाइन ड्राइंग हो गया, सब जो पोस्ट है आपका सेफ्टी कैटेगरी में नहीं आता है, तो आपको इजीली छुट्टी मिल जाएगा। ओके ओके ओके। अब भाई जैसा कि आपका CPWD जेई भी क्रैक हो गया और आप DMS भी में पोस्टेड हो, यानी कि आप दोनों में जो है जो टॉप डिपार्टमेंट होता है वो आप क्रैक कर चुके हो। अब आपका अगला स्टेप क्या है, यानी कि आप CPWD ज्वाइन करने वाले हो या फिर DMS में ही रहोगे? ये कमेंट आया था, तो आप दोनों में क्या प्रीफर करोगे और इसका रीजन क्या है? देखिए बेसिकली मेरा जो DMS है, ये मेरा घर के पास पोस्टिंग है, मेरा जमालपुर में पोस्टिंग है, और मेरा घर लखीसराय हुआ, तो घर के बहुत नज़दीक है, 2 आवर्स का मतलब डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर के आसपास है। तो ये घर के पास, ये सबसे बड़ा मेरे लिए रीजन है। तो हम ज़्यादा चांस है कि हम DMS में ही रहेंगे। CPWD का मतलब नहीं ज्वाइन करने का जो है सबसे बड़ा मेरे साथ जो है, मैंने बहुत सारे CPWD सीनियर से बात की है, तो सबसे बड़ा जो हमको प्रॉब्लम दिखा उसमें ट्रांसफ़र का है। ट्रांसफ़र मतलब आपका 2-3 साल में आपका ट्रांसफ़र होते रहेगा, तो इस वजह से हम चाहते हैं फ्यूचर पर्पस को देखते हुए हमने सोचा कि DMS में ही रहना ठीक है, इसे मतलब ठीक से है, जो मतलब ट्रांसफ़र का इसमें चांसेस कम है, इस वजह से हम चाह रहे हैं कि DMS में ही रहेंगे। ओके ओके। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर 2 टाइप के लोग होते हैं। जैसे एक होता है जो कि फैमिली से अटैच रहते हैं, वो चाहते हैं कि नज़दीक से नज़दीक रहें, और दूसरे स्टूडेंट चाहते हैं कि एक कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो जिनको कि फैमिली से कम मतलब है और वो करियर ग्रोथ को देखते हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊँ भाई, तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा मुझे भी होम सिकनेस है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी लोगों के ऊपर, ये नहीं कि भाई हाँ। DMS को सिलेक्ट करें तो आप भी करें। आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी बिल्कुल, प्रायोरिटी है आप उसको चूज़ करें। बिल्कुल। तो भाई अब इतना क्वेश्चन हो गया और आपने सबका आंसर काफ़ी अच्छा दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप मेरे चैनल पर आए। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर है पब्लिक की तरफ से कि आखिर RRB JEE DMS को सैलरी क्या मिलती है? देखिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है आपको बेसिक प्लस DA मिलेगा। बेसिक आपका जो 35,400 है, लेवल 6 का जो भी 4200 ग्रेड पे है, तो आपको और DA आपका भी 60% अभी मेरा सैलरी जो है 56,431 रुपया बन रहा है। और ट्रेनिंग के बाद आपका जो है सैलरी मतलब आपका HRA और TA ये सब इंक्लूड होगा, तो आपका सैलरी लगभग 65 के अप्रोक्स बनेगा। ओके ओके ओके। और इसमें क्या अलाउंस में क्या क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा? जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस तो इसमें नहीं आएगा? ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है, हाँ, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो आपको मिलेगा। और कभी कभी मान लीजिए ओके आपका ओके ऑक्शन में ड्यूटी रहेगा, तो आपको ट्रैवलिंग भी मिलता है उसका। कहीं आप जा रहे हैं अपना मतलब जहाँ ड्यूटी आपका उससे 8 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो आपको उसका भी TA मिलता है, वो भी मिलेगा आपको। ओके और ओके ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो आपको मिलेगा ही इसमें। और जो अभी जो कैंडिडेट ज्वाइन करने वाले हैं, मान लीजिए जिसका 2026 में वैकेंसी है, तो उनके लिए तो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 8 पे कमीशन भी लागू होने वाला है, तो उनका तो सैलरी और अच्छा खासा हो जाएगा। ओके ओके ओके। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो था जो कि हमने अजीत भाई के साथ किया और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे, आई होप कि भाई ने क्लियर कर दिया होगा। तो भाई आपको थैंक यू कि आप सिर्फ एक वर्क आने पर मेरे चैनल पर फीचर हो गए, और जाते जाते आने वाले कैंडिडेट जो RRB या SSC JEE का तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ मैसेज दे दो ताकि वो भी मोटिवेट हो जाएं। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई आपको, 1 सेकंड। देखिए ओके अगर आप RRB JEE 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी से आप सीरियस होकर तैयारी करिए। आप जो आपका जो वीक पॉइंट है, जहाँ जिस पोर्शन में आपका मतलब
वीक है उस पर आप काम करिए अच्छे से। और पहले आप CBT 1 अगर क्लियर करना चाह रहे हैं तो अपना टेक्निकल को अच्छा रखिए, और आप कोशिश करिए कि आप अच्छे से मतलब सिलेबस को पहले कंप्लीट कर लें। और जो जितना भी रिसेंट ईयर में जो एग्जाम हुआ है 2024 से लेकर 26 तक, आप रेलवे का सभी का पेपर अच्छे से सोल्व करिए, चाहे कोई भी एग्जाम का है, NTPC हो गया, टेक्नीशियन हो गया, LP हो गया, सबका क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करिए। इससे आपका जो नॉन-टेक अच्छा हो जाएगा और आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको मतलब नॉन-टेक का तैयारी करना अच्छे से। और देखिए दोस्तों, आप सिलेक्शन मतलब एक दिन का नहीं है, आप किसी का इंटरव्यू देखने से ऐसा नहीं सिलेक्शन मिल जाए। आपको मेहनत करना होगा, डेली हार्डवर्क करिए, कंसिस्टेंट होकर मेहनत करिए, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से आज मेहनत करते हैं तो एक दिन आपका दोस्तों सिलेक्शन जरूर होगा। तो इसलिए आप पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत करिए। थोड़ा बहुत इधर होता है, प्लस माइनस होता है, लेकिन आप अच्छे से अगर पॉजिटिव सोच के साथ मेहनत करेंगे एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। ओके, भाई ने एक अच्छा बात बोला कि आप इंटरव्यू देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि भाई ने इसे जो चीज़ों को बताया, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ अगर आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में ऐड करोगे और आपको कुछ वैल्यू मिलता है, तो वो चीज़ों को आप ऐड करो। और आप ये सीखो कि हम लोगों ने क्या गलती किया जो कि आपको नहीं करना था। जैसे कि भाई ने पहले गेट का प्रिपरेशन किया, तो भाई को जैसे पता चल गया कि इनका गेट अब क्रैक नहीं होगा, या फिर इनसे अब होने वाला नहीं है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन्होंने तुरंत वो चीज़ को स्किप किया। तो यहाँ से आपको लर्निंग लेना है, और जो चीज़ें को लगता है कि आप इम्प्लीमेंट करोगे डेली लाइफ में या फिर अपने प्रिपरेशन जर्नी में, आपको हेल्प मिलता है, तो इंटरव्यू से आप ये सीखो और ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। अब भाई सब, और थैंक यू, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। ठीक है, तो अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही कमेंट करें कि अगला वीडियो हम किनके साथ करें, किस जेई का आप जो है यहाँ पर इंटरव्यू देखना पसंद करोगे। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।